हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है विनिर्माण और उद्योग। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जाना था उद्योग क्या होते हैं, कौन कौन से उद्योग होते हैं, उद्योग किस तरह से होते हैं और उद्योगों से हमारे देश को क्या लाभ है। सारी चीजें हमने जानी थी। और किसी भी उद्योग के लिए कौन कौन सी परिस्थिति इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि कौन सा उद्योग कहाँ पर लगाया जाएगा, ये किस बात पर निर्भर करता है, उद्योग के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो एल्युमिनियम उद्योग हो, लोहा उद्योग हो, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सारे उद्योग हमने देख लिए थे। और आज हम देखेंगे इन उद्योगों की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है। हमें इन उद्योगों की वजह से बहुत सारे प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है, जो विभिन्न विभिन्न रूप से है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका मैंने एक पार्ट जो पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है एसएसटी की। एक में थ्योरी वाला सारा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, दूसरे में आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं या फिर आपके कोई भी फ्रेंड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने 6, 7 और 8th क्लास की और 9th क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। उसके एमसीक्यू भी करा दिए हैं, उसकी थ्योरी भी करा दी है। अ, आप उन सबको भी जाकर देख सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी आवश्यकता के अनुसार क्लास वाइज एसएसटी देख सकते हैं। ठीक है। आज हम देखेंगे उद्योग से जो प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में। 10-15 मिनट की ये वीडियो रहेगी, हम जल्दी ही इसको समाप्त कर लेंगे। उद्योग प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, यानी कि उद्योग प्रदूषण से किस तरह से पर्यावरण का निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण माने पर्यावरण खराब होता है, वो हम आज देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। उद्योग, यद्यपि उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व है। कौन कौन से प्रदूषण होते हैं 4 प्रकार के? पहला होता है वायु प्रदूषण, दूसरा होता है जल प्रदूषण, तीसरा होता है भूमि प्रदूषण और चौथा होता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत ग्रह भी शामिल है। ठीक है। न केवल उद्योग ये कर रहे हैं, जबकि जो ताप विद्युत ग्रह होते हैं उनकी वजह से भी प्रदूषण होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में मनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। ठीक है। कौन कौन सी गैस है, ध्यान रखना इनको दोनों को। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा कौन उत्तरदायित्व है, तो सबसे ज्यादा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। ये दोनों जो गैसें हैं ये वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वायु में निलंबित कण अनुमा पदार्थों में ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलित, स्प्रे, कुहासा और धुआं। ठीक है। ये सारी चीज जो होती है ये वायुमंडल में होती है। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधन, देखो ये जो हमारा रसायन उद्योग होता है, ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग तरह की जो गैसें निकलती हैं उसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण होता है। कागज के उद्योगों की वजह से भी होता है। ठीक है। ईंटों के जो भट्टे होते हैं वहां पर धूल बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि मिट्टी का काम होता है, तो वहां पर क्या होती है? धूल होती है, उससे भी प्रदूषण होता है। दूसरा है जो ईंटें, पहले तो मिट्टी की ईंटें बनाई जाती हैं, फिर उनको क्या किया जाता है? हीट करके पकाया जाता है ईंटों को। तो ईंटों को पकाने में भट्टी जलाई जाती है और भट्टी में बहुत सारा धुआं निकलता है। उस धुएं की वजह से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है इसमें तेल शोधन शालाएं। देखो इनसे कौन सा तेल शोधनशालाओं से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण में कौन सी गैस आती है? इनसे आती है सल्फर गैस। ठीक है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। और जो हमारी वायु होती है वो क्षारीय हो जाती है। ठीक है। जो अम्लीय वर्षा का नाम सुना है कि अम्लीय वर्षा होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो इनकी वजह से होती है। और बहुत सारी रिफाइनरी है मथुरा के आसपास, आगरा में। ठीक है। सॉरी, आगरा में, आगरा के आसपास बहुत सारी रिफाइनरियां हैं। उनकी वजह से जो हमारा ताजमहल है वो पीला पड़ गया सल्फर की वजह से। ठीक है। वायुमंडल में जो सल्फर की मात्रा है उसकी वजह से क्या हुआ? हमारा जो ताजमहल है वो पीला पड़ने लगा। तो बहुत सारी शोधनशालाओं को हटाया गया है ना। नेक्स्ट है इसमें जीवाश्म ईंधन दहन, यानी कि जो कोयला को जलाया जाता है तो उससे जो धुआं प्राप्त होता है उसकी वजह से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। तथा छोटे छोटे कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत ही भयानक है और दूरगामी प्रभावों वाला भी हो सकता है। देखो पिछले कुछ वर्षों में जो एनसीईआरटी मैंने कराई है, शायद 8th क्लास की एनसीईआरटी में कराया था,
पॉलिटिकल साइंस वाली एनसीईआरटी में। आप भूगोल गैस त्रासदी के विषय में जानते होंगे, बहुत विस्तार से पढ़ाया था। उसमें क्या हुआ था, जो मिक नाम की गैस है उसका रिसाव हो गया था, उसकी वजह से एक ही रात में हजारों श्रमिक मारे गए थे। और आज भी वहाँ की जो हवा है उसमें प्रदूषण है, और वहाँ वहाँ पर भूमि भी प्रदूषित है। यहाँ की जो जल निकलता है आज भी वहाँ पर नलकूपों में, वो भी कैसा है, दूषित है। तो उद्योग की वजह से ही ये हुआ था। नेक्स्ट है इसमें वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों और इमारतों और पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ना केवल मानवों पर डालते हैं बल्कि पशुओं पर भी डालते हैं, पौधों पर भी डालते हैं। देखो पर्यावरण में बहुत सारी गैसें हैं और सब एक निश्चित मात्रा में है। नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा 78%, उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सी है आपकी, सेकंड नंबर पर है आपकी ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, तो ये सारी गैसें एक निश्चित मात्रा में है। जब इनका अनुपात जो है बिगड़ जाता है, जैसे नाइट्रोजन कम हो गई वातावरण में से, ऑक्सीजन कम हो गई, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, तो इस डिसबैलेंस की वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है। जो प्रतिशत भगवान ने निर्धारित करा है, प्रकृति ने निर्धारित करा है, अगर वो उस प्रतिशत में कमी या वृद्धि होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। और कमी और वृद्धि किसकी वजह से होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल बढ़ जाएगा हमारे वातावरण में तो क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो अभी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम ज्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं धुएं के द्वारा, उद्योगों के द्वारा। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। अब सूर्य की जो किरणें आएंगी, उनको उनको क्या कर रहे हैं, आतपन की क्रिया के द्वारा सूर्य की किरणों को कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेती है। तो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही ज्यादा वो सूर्य की किरणों को रोकेगी। ठीक है, सूर्य के ताप को रोकेगी पृथ्वी पर, और जितनी ज्यादा वो ताप को रोकेगी सूर्य पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है वो उतना ही बढ़ जाएगा। और अगर निरंतर ये बढ़ता रहा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगेंगे, है ना। अगर ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र में जो पानी है वो उसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो बाढ़ आने लगेगी तटीय इलाकों में, तो तटीय इलाके नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है कि जब धूप ज्यादा आने लगेगी पृथ्वी पर, धूप ज्यादा रुकने लगेगी, तो सागरों के जो पानी है वो गर्म होकर भाप बन के ऊपर उठेंगे, तो बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं जो आजकल वातावरण में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। सर्दियों में अधिक सर्दियां पड़ती जा रही हैं, हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं, गर्मियों में अधिक गर्मियां पड़ रही हैं। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, भूतापीयकरण की वजह से हो रहा है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है ना। नेक्स्ट है इसमें जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किस तरह से होता है, देखो फैक्ट्रियों से, उद्योग द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अवशिष्ट, यानी कि जो कूड़ा करकट जो भी निकलता है उद्योगों से, वो अवशिष्ट, यानी कि देखो कुछ भी हम चीज का निर्माण कर रहे हैं, हर चीज के लिए पानी की जरूरत है। अब पानी को क्या करते हैं ये फैक्ट्री वाले या उद्योग वाले, उस पानी को, गंदे पानी को ऐसे ही नदियों में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है नदियों का। अब उन्हीं नदियों के जल को हम क्या कर रहे हैं, सिंचाई के काम में ले रहे हैं, है ना। और हम उसी जल को पीने के पानी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको पता ही है, गंगा और यमुना का पानी आप पी रहे हो, तो गंगा यमुना नदी पहले से ही दूषित है। अब उनको आप कितना ही फिल्टर कर लीजिए, वो गंदगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और कई लोगों के पास फिल्टर ही नहीं है, पैसे ही नहीं है उतने कि वो फिल्टर वाला पानी खरीद सके या फिल्टर घर में लगा सके, तो वो दूषित पानी पी के बीमार हो रहा है। तो जल प्रदूषण कहाँ से हो रहा है, मेनली इन फैक्ट्रियों से ही हो रहा है। ठीक है, कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र और रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमड़ा उद्योग। ठीक है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, इन सब की वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। रंगाई, रंग की वजह से, अपमार्जकों की वजह से, अपमार्जक मैंने बताया थे क्या होते हैं, कुछ भी सफाई के जो चीजें बनाई जाती हैं, केमिकल वगैरह बनाए जाते हैं, उनसे क्या होता है, जल प्रदूषण। अम्लों की वजह से, लवण की वजह से, भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन और प्लास्टिक तथा रबड़ सहित प्राकृतिक रसायन आदि के जल में प्रभावित करते हैं। अभी आप देखिए, एक आपको बहुत सटीक उदाहरण दूं। अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं, यानी कि दिल्ली के आसपास के किसी भी प्रदेश में रह रहे हैं, तो आप जानते होंगे गंगा नदी को। ठीक है, गंगा नदी जो है वो, अगर आप हरिद्वार पर देखोगे, बिल्कुल स्वच्छ पानी है, बिल्कुल स्वच्छ पानी, इतना शुद्ध पानी है वहां का। ऋषिकेश में तो आप जाके देखोगे, लक्ष्मण झूला या राम झूला या जानकी झूला पर, तो आप हाथों से उस पानी को पी सकते हो। ठीक है, आप हाथ में भर के उस पानी को पी सकते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी है, बिल्कुल साफ। और ये कलकत्ता तक जाते जाते कैसे दूषित हो जाता है, उसका मेन कारण क्या है कि बीच में जो उद्योग लगे हुए हैं, उन उद्योगों का पानी उस नदी में जाता है, और उसकी वजह से वो गंगा जो है वो दूषित हो रही है। ठीक है, मेन कारण ये है दूषित होने का। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, जो भी लोग स्नान करने जाते हैं वो अन्य अन्य चीजों को वहां पर छोड़ देते हैं। खाना पीना खाएंगे, पिंडी विंडी उसमें गंगा में बहा देंगे, बच्चों के बाल उतरवाएंगे, बालों को गंगा में फेंक देंगे। पता नहीं क्या लॉजिक है, लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं।
हम खुद ही अपनी चीजों को खराब कर रहे हैं। गंगा में बाल फेंकने का क्या अर्थ है, या गंगा में कोई भी पूजा की जो सामग्री है उसे गंगा में बहा देते हैं, क्या लॉजिक है उससे। अरे आप उस सामग्री को कहीं पौधों में डाल दो, ठीक है, उस राख वगैरह को, जो भी आपकी पूजा की सामग्री है पौधों में डाल दो, कहीं गड्ढा करके दबा दो उसको। कोई लॉजिक नहीं है कि आप उसको गंगा में फेंक कर आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं आपको पुण्य मिलेगा, आपने पूजा की सामग्री गंगा में फेंक दी, किसी भी नदी में फेंक दी, मैं किसी भी नदी की बात करें, किसी भी नदी में फेंक दी, आपको लग रहा है पुण्य मिलेगा? नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, वो उनको पता है कि उन्होंने बिल्कुल स्वच्छ नदी बहा रखी है लोगों को पानी पीने के लिए, और आप उस नदी में अपने घर का कूड़ा डाल के आ रहे हो, जो कि एक बिल्कुल गलत चीज है। मैं खुद बता रही हूँ, मेरे घर पे भी ये प्रथा थी कि जो बच्चों का मुंडन होता है उन बालों को गंगा में सजा दिया जाता है, लेकिन मैंने इस प्रथा को बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया। जब मेरे बच्चों का मुंडन हुआ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का मुंडन हुआ, तो जब उनके बाल उतरवाए गए तो मैंने उन बालों को वहीं पर रखे हुए एक डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है। घर वालों ने इस चीज को बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने कहा नहीं, हम क्यों गंगा को अपवित्र कर रहे हैं। उन बालों को अगर हम डस्टबिन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, और गंगा में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। हाँ, गंगा स्नान करने का एक अपना अलग महत्व है, तो ठीक है, गंगा के किनारे आप मुंडन कराइए और वहां जो डस्टबिन पड़ा है उसमें उन बालों को डाल दीजिए कृपया करके, ठीक है। बहुत ज्यादा बाल उस गंगा में बहाने का कोई अर्थ नहीं है। तो बहुत सारे उद्योगों की वजह से गंगा जो है या कोई भी नदी जो है वो दूषित हो रही है। और जबकि क्या होना चाहिए, जो जितने भी उद्योग हैं जिनसे ये प्रदूषण निकल रहा है, उस जल को पहले फिल्टर करना चाहिए, और फिल्टर करने के बाद उसके बाद उसे नदी में डालना चाहिए, ठीक है। अगर फिल्टर पहले हो जाएगा तो पानी जो है इतना ज्यादा दूषित नहीं होगा, है ना। अगर आपको यमुना का पानी दिखाया जाए ना और फिर बताया जाए आपको कि यही पानी फिल्टर होकर आपके घर आ रहा है और जिसे आप पी रहे हो, तो आप, मैं सच बता रही हूँ, आप पी नहीं पाओगे उस पानी, आप देख नहीं सकोगे इस घटना को। इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है कि उसमें झाग उठ रहे हैं गंदगी की वजह से, और उस पानी को ही फिल्टर करके हम पी रहे हैं। नेक्स्ट है, इसमें भारत के मुख्य अवशिष्ट पदार्थों में फिलाई एश सोफा जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां भी जल में ही प्रवाहित कर दी जाती हैं। तापीय प्रदूषण, जब कारखाने तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों में तालाबों में छोड़ दिया जाता है। अब देखिए तापीय प्रदूषण कैसे होता है। तापीय प्रदूषण होता है कि कोई भी गंदा पानी, और जो फैक्ट्री में जो पानी निकल रहा है वो कैसा है, गर्म पानी, उस गर्म पानी को ठंडा नहीं करते हैं, नदियों में ऐसे ही प्रवाहित कर देते हैं। तो नदियों में जो छोटी छोटी मछलियां हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, उस गर्म पानी की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। जो निरंतर पानी को शुद्ध करते रहते हैं कुछ छोटे छोटे जीव, वो मर जाते हैं, ठीक है। और उनकी वजह से क्या होती है, नदियां तालाब जो है हमारे दूषित हो जाते हैं। तो दूषित कौन कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं। जो जल की तापीय प्रदूषित होता है, जलीय जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मैंने बता दिया, जलीय जीवन यानी कि मछली वगैरह जो होती है वो मर जाती है। और नर्मदा नदी का एक कहीं की वीडियो आई थी, शॉर्ट वीडियो थी, उसमें दिखाया था कि वहां की सारी मछलियां मर गई, ठीक है। कोई फैक्ट्री थी, फैक्ट्री का जितना भी कचरा था वो सारा की सारा उस नदी में जा रहा था, और वो जो नदी का पानी था वो भी काला हो रहा था, और वहां पर बहुत सारी मछलियां, हजारों की संख्या में मछलियां मरी हुई थी। तो क्या था मेन कारण, कि गर्म पानी उस नदी में बहाया जा रहा है, और उस गर्म पानी में जो मछलियां हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है और वो मर जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अवशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादन कारखानों से कैंसर जन्मजात, परमाणु से रिलेटेड जो उद्योग होते हैं उनसे क्या होता है, कैंसर होता है, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रवास जैसी बीमारियां होती हैं, ठीक है। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मृदा और जल प्रदूषण क्या है, आपस में संबंधित है, क्योंकि जल प्रदूषण होगा तो मृदा प्रदूषण होगा ही होगा। कैसे, जल जल प्रभावित हो रहा है, ठीक है, जल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी से टच होगा, तो मृदा प्रदूषण होगा। कई बार क्या होता है, जल को ऐसे ही खुले में बहने के लिए छोड़ देते हैं, आसपास के खेतों में डाल दिया, खाली जमीन है उसमें डाल दिया गंदा जल, तो उससे उससे भी क्या होता है, वो मिट्टी खराब हो जाती है, मिट्टी में सल्फर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी जो मृदा प्रदूषण है वो होता है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, उद्योग प्रभाव, पैकेट, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है, ठीक है। वर्षा के जल के साथ ये प्रदूषक जमीन पर रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। अगर वातावरण में ये सल्फर वगैरह की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, ये छोटे छोटे कण जो है वो बह रहे हैं, ठीक है, कौन उद्योगों के जो कार्बन है या पैकेटिंग का कुछ चीज है या लवण की कुछ चीज है, तो वो छोटे छोटे कण जो वायुमंडल में है, ठीक है, जो वायुमंडल में बह रहे हैं, उन वो क्या होता है, बारिश के बाद वो बारिश की वजह से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और वो नीचे आ जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगी, जो मिट्टी है वो भी पूरी तरह से दूषित हो जाएगी, और उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारी कृषि उद्योग पर पड़ता है, ठीक है, सॉरी, कृषि पर पड़ता है। और उसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो खराब हो रही है, और उनमें निम्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, और उन फसलों को खाकर हम बीमार हो रहे हैं,
है ना। और कैंसर अगर आप देखेंगे तो पंजाब के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा कैंसर देखने को मिलता है। उसकी मेन वजह यही है कि वहाँ जो फैक्ट्री वगैरह का पानी है वो ऐसे ही नदियों में छोड़ा जा रहा है, पहली बात। दूसरी चीज है कि जो उद्योगों से जो भी निकल रही हैं गैसें, विषैली गैसें, उनको फिल्टर नहीं किया जा रहा है, ऐसे ही वातावरण में छोड़ा जा रहा है, तो वायु प्रदूषण भी हो रहा है। लास्ट हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता और उत्तेजना ही नहीं वर्ण, श्रवण अक्षमताएं, हृदय गति यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, जो दिल धक धक करता है वो वाली प्रॉब्लम भी होती है। श्रवण अक्षमताएं मतलब सुनने में दिक्कत भी हो जाती है, कई बार हम जो हमारी सुनने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, जिसको हम बहरापन भी बोल सकते हैं। रक्तचाप, रक्तचाप यानी कि हमारा जो बीपी है वो भी हाई हो जाता है, तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारी काया की हैं वो बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं कहीं डीजे बज रहा होता है, बहुत ज्यादा लाउड बज रहा होता है, और आप वहां पर जाके खड़े हो जाएंगे तो आपका जो दिल है वो धक धक करने लगेगा। कई बार आपके कान गुम हो जाते हैं, आपको सुनाई नहीं आ रहा कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है, बहुत तेज डीजे में इस तरह की दिक्कत होती है ना। नेक्स्ट है अनचाही ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंताओं का स्रोत है। इनकी वजह से क्या होता है, हमारी मानसिक प्रॉब्लम बढ़ती है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने और गैस यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी चीजें ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं? जनरेटर, आपने देखा जब जनरेटर चलता है बहुत तेज से आवाज होती है। लकड़ी चीरने के कारखाने, ठीक है, लकड़ी से जो फर्नीचर बनाते हैं उसको जो चीरते हैं उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। गैस यांत्रिकरण द्वारा बहुत ज्यादा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अब देखिए हम इस ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, ठीक है, जो पर्यावरण निम्नीकरण हो गया यानी दूषित हो गया उसकी हम रोकथाम कैसे करेंगे। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल खराब होता है। यानी कि किसी भी अगर आपने किसी भी जल में यानी कि आपने किसी भी नदी में 1 लीटर गंदा पानी डाल दिया तो उससे क्या होगा, लगभग 8 लीटर पानी जो है वो खराब हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें उद्योग प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है। अब देखो उद्योगों से जो जल निकल रहा है गंदा, उससे हम अपने स्वच्छ जल को कैसे बचा सकते हैं। इसके कुछ निम्न सुझाव हैं। का है विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग, ठीक है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, जल का जो उपयोग है वो कम से कम करना चाहिए, तथा जल का 2 या अधिक बार हमें क्या करना चाहिए, उसको पुनः यूज कर लेना चाहिए, उसको फिल्टर कर करके दोबारा हमें वही जल जो दूषित जल है उसको यूज कर लेना चाहिए फैक्ट्रीज में, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है वो कम होगा। दूसरा है आपका जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु जल वर्षा जल का संग्रह। तो हमें क्या करना चाहिए, जो वर्षा का जल है उसका संग्रह करके उसका ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि अन्य जो जल है, जो स्वच्छ जल है उसको हम सिक्योर कर सकें। तीसरा है नदियों व तालाबों में गर्म जल या अवशिष्ट पदार्थ को प्रवाहित करने से पहले उसका शोधन करना चाहिए। यानी कि जैसे कुछ कारखाने हैं जिनसे गर्म गर्म जल निकल रहा है, ठीक है, अवशिष्ट के रूप में क्या निकल रहा है, गर्म जल निकल रहा है, तो पहले उस जल को ठंडा करो। ठंडा करने के लिए कोई कुंड वगैरह बनाना चाहिए ताकि वो जल ठंडा होता रहे, और वो ठंडा जल फिर हमें वापस नदियों में डालना चाहिए, ठीक है। और उसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जो नदियां हमारे देश में दूषित हो रही हैं क्योंकि हमारे देश में उद्योग है, और विदेशों में जो अगर हम यूरोप की बात करें तो बहुत सारे यूरोप में ऐसे देश हैं कि जहाँ की जो नदियां हैं उनका पानी ऐसा है कि आप कभी भी वहां से पानी लेकर पी सकते हो बहती नदी में से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि वहां उन्होंने क्या कर रखा है, उद्योगों पर बहुत ज्यादा नियम वगैरह लगा रखे हैं, और उद्योग जो होते हैं वो जो पानी यूज करेंगे उस गंदे पानी को बिल्कुल भी नदी में नहीं डाल सकते हैं। पहले वो उस पानी को, गंदे पानी को फिल्टर करेंगे, उसके बाद ही वो उस नदी में उस पानी को डालेंगे, ठीक है। नोएडा में भी एक फैक्ट्री का दिखा रहे थे, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा था, एक फैक्ट्री का दिखा रहे थे, वो पानी को इतना ज्यादा उसने फिल्टर कर दिया है, अपने उद्योग के पानी को इतना ज्यादा फिल्टर कर दिया है कि गिलास में भर के दिखाया था वो बहता हुआ नाली में पानी, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसे आपके पीने का पानी होता है ना, बिल्कुल इस तरह से फिल्टर कर दिया। तो अगर देश के सारे उद्योग के लोग इस तरह से अपनी फैक्ट्रियों से गंदे पानी को ना निकालकर फिल्टर करके पानी को निकालें तो कहीं काफी हद तक हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। पहला चरण कौन सा है? यांत्रिक संसाधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनमें छोटे छोटे कण, छोटे छोटे उनके कण कर देना, ढकना और तलछट जमाव आदि से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन। वही है कि बार बार हम उसको फिल्टर करके इस तरह से हम प्रयोग में कर सकते हैं। तीसरा है जैविक, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन, ठीक है।
कि ये इस प्रकार के जो उद्योगों से जल निकल रहा है जैविक, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं द्वारा, उसको जल को हम शोधित करें। इसमें अवशिष्ट जल को पुनः चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग के योग्य हम बनाएं। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि कोई फैक्ट्री अगर उसको पानी की जरूरत है तो वो यूज कर रही है उस पानी को, फिर फिल्टर, उस पानी को फिल्टर करके फिर दोबारा यूज कर रही है, फिर फिल्टर करके फिर यूज कर रही है, तो उसको 2 से 3 बार वो फिल्टर करके यूज कर सकती है। ठीक है, एक ही पानी को। इससे क्या होगा, पानी का प्रदूषण है जो वो काफी कम हो जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा, और कम पानी की समस्या भी नहीं होगी। नेक्स्ट है जहां भूमिगत जल का स्तर कम है। ठीक है, जहां जैसे नलकूपों द्वारा पानी नहीं निकाला जा सकता, जैसे हमारी दिल्ली है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, उनमें क्या है, जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे है, वहां पर समर वगैरह नहीं होते हैं। दिल्ली में भी समर हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, कहीं कहीं मिलेंगे, ज्यादातर नहीं मिलेंगे। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ समर कामयाब नहीं है, वहाँ पर वाटर लेवल काफी नीचे है, तो हम जो यूज कर रहे हैं वो दिल्ली जल बोर्ड का पानी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ की भूमि में पानी कम है, वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए, या फिर इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि इस एरिया में पानी की कमी है, तो आप इस एरिया में इस तरह के जो कारखाने हैं वो नहीं लगा सकते। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों की ऊंची चिमनियां, जो चिमनियां होती है ना कारखाने की, आपने देखा होगा, इस तरह से कुछ बना होता है, उसमें ऊपर से धुआं निकल रहा होता है। तो इस तरह की जो चिमनियां होती हैं, उनको, उनकी जो ऊंचाई है वो और ज्यादा लंबी कर देनी चाहिए। ठीक है, जब और ज्यादा ऊंची होगी तो जो धुआं निकलेगा वो उससे जो जल जीवन है, ठीक है, वो प्रभावित नहीं होगा, जो आसपास लोग रह रहे हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि धुआं है, ऊपर उससे छोड़ेंगे तो आगे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो एक गैस की फॉर्म में तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि चिमनियां इतनी छोटी होती हैं कि उनसे जो आसपास के इलाके हैं उनमें पूरी तरह से धुआं धुआं हो जाता है। तो ये भी एक काम है जिसकी वजह से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके अलावा उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्व रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं को निष्कासित में कमी लाई जा सकती है, यानी कि कोयले का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए कारखानों में, क्योंकि कोयले में तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सीएनजी यूज कर सकते हैं, या फिर हम तेल यूज कर सकते हैं, डीजल या पेट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं, या गैसों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे धुआं का जो लेवल है वो कम होता है ना, क्योंकि धुआं इनसे कम निकलता है अपेक्षा कोयले के, कोयले में धुआं ज्यादा निकलता है। मशीनें व उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है, तथा जनरेटर में साइलेंसर लगाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा बाइक वगैरह में ना साइलेंसर लगे होते हैं, ठीक है, उनसे धुआं निकलता है, तो धुआं अंदर ही अंदर फिल्टर होके निकलता है ना। कुछ जो साइलेंसर होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, उन उनमें क्या होता है, धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा होता है, आपको दिखाई देगा कि इस साइलेंसर में से धुआं निकल रहा है, तो कुछ टाइम पीरियड होता है, उसमें साइलेंसर को चेंज करना होता है। उसका नियम होता है। जो व्हीकल्स चलाते हैं ना, तो उनको पर्यावरण का एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो शायद 6 महीने में चेंज होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये साइलेंसर वगैरह जो होते हैं, ये इनकी रिपेयर करानी पड़ती है, या फिर जो बाइक होती है उनकी वो करानी होती है, क्या बोलते हैं उनको, रिपेयर नहीं, 6 महीने में पता नहीं, अभी मेरे को मुंह पे नहीं आया है, चलो कभी आएगा जब मैं बता दूंगी। ठीक है, तो ये जो साइलेंसर वगैरह होते हैं ना, इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। उससे 2 फायदे हैं, एक तो ध्वनि प्रदूषण रुकेगा, क्योंकि अगर साइलेंसर बाइक में से हटा दो तो बहुत ज्यादा आवाज करेगी। ठीक है, तो साइलेंसर से क्या होगा, एक तो ध्वनि प्रदूषण कम होगा, ऊपर से वायु प्रदूषण कम होगा, क्योंकि वो धुएं को फिल्टर करके तब वो बाहर निकाल रही है बाइक। ठीक है, ऐसी गाड़ी या ऐसी बस, ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों का शोर नियंत्रण एक मिनट, कुछ रह गया। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। जैसे इस तरह के कोई कारखानों में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो इन कारखानों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, कानों पर कुछ ऐसे उपकरण पहने जाएं ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम हो। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप रोड पर बाइक या गाड़ी में कहीं भी जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि रोड के साइड में पौधे लगे हुए होते हैं और रोड के बीच में पौधे लगे हुए होते हैं। आपको लगता होगा कि ये सजावट के लिए लगे हुए हैं ताकि हमारी रोड सुंदर लगे, है ना। और जो न्यू दिल्ली है वहां पे ऐसा मिलेगा, नोएडा में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, है ना, ज्यादातर जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि रोड पे क्या है, पौधे लगे होते हैं, किनारों पे भी और रोड के बीच में भी, है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, पौधे लगाने से क्या होता है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कम हो जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण उसको बोलते हैं ग्रीन मुफलर,
क्या बोलते हैं, जो साइड में पौधे लगे होते हैं रोडों के और जो बीच में पौधे लगे होते हैं रोड पर, उनको बोलते हैं ग्रीन मुफलर। वो क्या काम करते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे बाइक जा रही है या कार जा रही है, वो क्या करते हैं, उस ध्वनि को पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जिससे जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कम होता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होगा, है ना। इसलिए क्या होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन मुफलर। ठीक है। नेक्स्ट है, सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरण संचेत से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। ठीक है, यानी कि हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और आगे भी बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए उद्योग जरूरी है, तो उद्योगों को मैं हमें इस तरह से काम करना चाहिए ताकि जो प्रदूषण है जितने प्रकार के, वो उनसे हमें बचा जा सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि प्रदूषण हो रहे हैं तो हम अपने उद्योगों को बंद कर देंगे तो हमारा जो आर्थिक विकास है वो पीछे पहुंच जाएगा, इतने सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। प्लस हमें तो उन सामानों की जरूरत है ही जो हम यूज कर रहे हैं, चाहे कपड़ा है, चाहे खाने पीने का सामान है, चाहे और सामान है, तो सारी चीजों की जरूरत है हमें। तो उससे क्या होगा, हमारा देश पीछे हो जाएगा। तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था नहीं गिरानी है, हमें बस थोड़ा सा सतर्क रहना है। ठीक है, देखो ये एक चित्र दे रखा है, फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लांट के अंतर्गत वाहिद मल उपचार संयंत्र। ठीक है, ये उसका एक चित्र दे रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग। ठीक है, एनटीपीसी लाइट बनाती है, और ये एक ऐसी संस्था, ये एक ऐसी कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है। ठीक है, ये क्या बनाती है, लाइट, विद्युत या बिजली बनाती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या गाइडलाइन जारी करी है वो देखते हैं हम। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। ठीक है, ये विद्युत प्रदान करने वाली क्या है, मुख्य निगम यानी मुख्य कंपनी है। इसके पास पर्यावरण प्रतिबंधन तंत्र यानी EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण तथा संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीतियों की हिमायती है। यानी कि ये इन सारी चीजों पर काम करती है। कौन कौन सी चीजों पर, यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस, ईंधन संरक्षित नीतियों की का हिमायती है। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि हमें इस तरह से यूज करना है ताकि हम कम से कम यूज करें और हमारा काम हो जाए, तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्र की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपयोग द्वारा ही संभव है। ठीक है, और क्या क्या करना चाहिए, ये इन्होंने 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, ये हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके विद्यमान उपकरणों में सुधार। ठीक है, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अवशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन। ठीक है, यानी कि हमें कम से कम उनका उत्पादन करना है, अवशिष्ट पदार्थों का, है ना। नेक्स्ट है, इसमें परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। क्योंकि हम बहुत सारा प्रदूषण कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो जंगल हैं, उन हरित प्रदेश हैं, जो जंगल हैं उनकी हमें सुरक्षा करनी है, और वृक्षारोपण को हमें प्रेरित करना है। यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। यानी कि ये कंपलसरी होना चाहिए कि अगर आप ये उद्योग लगाओगे तो आपको इतने एरिया में इतने सारे पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी वजह से इतना सारा वायु प्रदूषण होगा जब आपका उद्योग लगेगा, इतना सारा आपका जल प्रदूषण होगा, इतना सारा आपका ध्वनि प्रदूषण होगा। उस प्रदूषण को रोकने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, वृक्ष लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप आपके उद्योग की वजह से ये सारी गड़बड़ होगी, तो आपको इन सबका ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द तरल अवशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनः चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। यानी कि जो राख है, राख से युक्त क्या करना पड़ेगा हमें, उसको पुनः चक्रण करना पड़ेगा। ठीक है, उसको दोबारा यूज कर लो, इस तरह का चीजें करो। और जो आप राख होगी उसको आपको संग्रह करना पड़ेगा, और बाकी चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सड़क बन रही है तो उसके भराव के लिए जो जरूरत होती है, इस राख का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि क्या करते हैं, ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मृदा प्रदूषण हो जाएगा, ऊपर से वायु प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि उड़ेगी तो वो क्या होगा, धूल में वायु में उसके कण मिल जाएंगे, तो ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो राख है उसको संग्रह करना है ना, और जो राख है उसको पुनः चक्रण के लिए भी पुनः चक्रण करने की भी उसको कोशिश करनी है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है, सभी ऊर्जा संयंत्र का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटरिंग तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। मतलब ये इन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि ये सारी चीजें जो भी उद्योग लगाएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड, विद्युत से रिलेटेड, उसको ये सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी।
और पूरी जितनी कागज में होती है ना उसकी 50% भी पूरी नहीं करते हैं कोई। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी एमसीक्यू की आएगी, ठीक है। एमसीक्यू ये भी एमसीक्यू 2-3 भी मिलेंगे, और मैं अपनी तरफ से भी बहुत सारी एमसीक्यू बनाऊंगी जो आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में या 10th क्लास के बोर्ड के जो एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं, वो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस वीडियो में, जो एमसीक्यू वाली वीडियो होगी। और उसमें वो भी मिलेंगे आपको जो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, टेट में या फिर यूपीएससी लेवल पर, किसी भी लेवल पर पूछे गए हैं, वो सभी, सबका लेवल एक ही है। मैंने सारे मॉडल पेपर देख लिए हैं, आपका 10th क्लास का भी देख लिया है, और मैंने उसका भी देख लिया, सी टेट का भी, यूपीएससी का भी, एसएससी का भी, मैंने सारा देख लिया है। लेवल लगभग लगभग सेम ही होता है, और अब इस तरह के क्वेश्चन आते ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो एक लाइन में क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शन हो, हम टिक लगा के आ जाए, वैसे नहीं आते हैं। अब कथन निष्कर्ष वाले आते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी पेपर आता है हर किसी का, ठीक है। 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन तैयार करके इस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर 6 से लेकर 12 तक की एसएसटी एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, और आपको सब सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबकी थ्योरी मिलेगी और सबके एमसीक्यू मिलेंगे। जो आपको देखना है आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।